वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन को पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हम सभी लोग सेकेंड पार्ट में कोलाइडी विलेन को पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने पिछले 2 वीडियो इसके अपलोड कर दिए हैं। आप सभी लोगों ने अगर कोलाइडी विलेन के पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन टॉपिक में उन वीडियोस को देख लीजिए और क्रम बना लीजिए, क्योंकि कोलाइडी विलेन में अगर आप एक वीडियो भी मिस करोगे तो आपको दूसरा वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है, उम्मीद है वो देख लेंगे। खैर, हम बात करते हैं। हमने जस्ट पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को काफ़ी डिटेल में समझा दिया था और आपको ये भी बताया था कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बिहाफ पर के आधार पर हम कोलाइडी विलेनों को कितने भागों में बांटते हैं। हमने सबसे पहला बांटने का जो तरीका लिया था वह तरीका था परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था। सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस। ये याद आ रहा होगा आपको, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर अगर हम देखें तो हम कोलाइडी विलेनों को 8 भागों में बांटते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, या जिसको हम बोलते हैं अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर हम कोलाइडी विलेनों को 8 भागों में बांटते हैं। यहाँ पर हमें 2 चीज़ें और सीखनी चाहिए कि अगर हम परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति को बदल दें, परिक्षेपण माध्यम की अगर हम प्रकृति को बदल दें, प्रकृति का मतलब हुआ, जैसे थोड़ी देर के लिए सोचो कि हमारे पास लिक्विड है। परिक्षेपण माध्यम अगर हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, अच्छी बात है, लिक्विड है, बट लिक्विड जल भी हो सकता है, लिक्विड अल्कोहल भी हो सकता है, लिक्विड कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हो सकता है, लिक्विड बेंजीन भी हो सकता है। तो मतलब लिक्विड को हम बदल दें, मतलब माध्यम तो एक ही है मगर प्रकृति बदल गई, लिक्विड का टाइप बदल गया। तो अगर हम लिक्विड का टाइप बदल दें तो कोलाइडी विलेन की नाम बदल जा रहे हैं। कोलाइडी विलेन कुछ डिफरेंट नाम से जाने जा रहे हैं। वो 4 डिफरेंट नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक का नाम लिखा हुआ है एल्कोसॉल, फिर लिखा हुआ है एरोसॉल, फिर लिखा है हाइड्रोसॉल और फिर लिखा है बेंजोसॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है एरोसॉल क्या होते हैं, तो आप बोलोगे एरोसॉल वे कोलाइडी विलेन हैं जिसमें परिक्षेपण माध्यम वायु होता है। अगर वायु है तो एरोसॉल, अगर वायु है तो उसको हम बोलते हैं एरोसॉल। अगर अल्कोहल है हमारा परिक्षेपण माध्यम तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कोसॉल। अगर हमारा परिक्षेपण माध्यम जल है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोसॉल। और अगर हमारा परिक्षेपण माध्यम बेंजीन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजोसॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है, कोई भी नाम दे देगा। जनरली एरोसॉल बहुत पूछा जाता है। एरोसॉल क्या होते हैं, तो आप बोलोगे एरोसॉल वे कोलाइडी विलेन होते हैं जिसमें परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, वायु होता है। तो इस प्रकृति के आधार पर, परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर हमने देख लिया। अब हम देखते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब कोलाइडी कण पर जो आवेश है उसके आधार पर, कोलाइडी कण पर जो आवेश है उसके आधार पर हम कोलाइडी विलेनों को फिर से 2 भागों में बांटते हैं। अगर धनावेशित कण है तो उसको बोलेंगे धनावेशित कोलाइड, और अगर ऋणावेशित कण है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऋणावेशित कोलाइड। तो आपसे बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपसे पूछा जाता है धनावेशित कोलाइड क्या होते हैं, तो आप बोलोगे ऐसे कोलाइडी विलेन जिसमें कोलाइडी कणों पर या परिक्षिप्त प्रावस्था पर धनावेशित उपस्थित होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव कोलाइड्स है, धनावेशित कोलाइड। और अगर ऋणावेश उपस्थित होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक कोलाइड। कोलाइडी कण धनात्मक हैं तो धनात्मक कोलाइड, ऋणावेशित हैं तो ऋणात्मक कोलाइड। अब बात आती है उदाहरणों की। ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने उदाहरण हैं सब पूछे जाते हैं। आपको 4 विकल्प दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा धनात्मक कोलाइड है, इनमें से कौन सा ऋणात्मक कोलाइड है। तो आपको अगर उदाहरण अच्छे तरीके से क्लियर हो जा रहे हैं तब तो ठीक है, और अगर उदाहरण को सही तरीके से याद नहीं करोगे तो आप सब मिक्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले दिमाग में याद रखो, धनावेशित कोलाइड में आपको कम से कम 5 कोलाइड याद रखने हैं। कौन कौन से, आप बोलोगे धातुओं के हाइड्रोक्साइड के सॉल्ट, धातुओं के हाइड्रोक्साइड सॉल्ट जो फेमस है मैं वो लिख रहा हूँ। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट कैसा कोलाइड है, धनात्मक। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट कैसा सॉल्ट है, धनात्मक। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट
कैसा सॉल्व है, धनात्मक। उसके बाद हीमोग्लोबिन, ये याद रखिएगा बहुत पूछा जाता है, हीमोग्लोबिन ये भी कैसा सॉल्व है, धनात्मक। और TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड का जो सॉल्व होता है वह भी कैसा होता है, धनात्मक। ये पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर आप याद कर सकते हैं तो एक और है क्षारीय रंजक या क्षारीय रंजकों का सॉल्व। देखो रंजक का मतलब होता है डाई, डाई अम्लीय भी होती है और क्षारीय भी होती है, मतलब अम्लीय प्रवृत्ति की भी होती है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप भी रहता है और बेस सेंसिटिव ग्रुप भी रहता है। देखो डाई एसिड सेंसिटिव बेस सेंसिटिव किस तरह से है इसको मैं आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखाऊंगा। अगर याद कर सकते हो तो याद कर लीजिए, नहीं तो ये 5 उदाहरण याद कर लीजिए। ये पांचों हैं धनात्मक कोलाइड के उदाहरण। अब हम बात करते हैं ऋणात्मक कोलाइड के। तो ऋणात्मक कोलाइड में उदाहरण ही उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे पहले तो याद रखिए धातुओं के सॉल्व। धातुएं कौन सी हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम धातुओं के जो सॉल्व होते हैं वह कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। याद कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है कि धातुओं के सॉल्व किस प्रवृत्ति के होते हैं। तो धातुएं कौन सी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम के जो सॉल्व होते हैं वो कैसे होते हैं, ऋणात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। धातुओं के सल्फाइडों के सॉल्व, अब देखो सल्फाइड तो धातुओं के बहुत सारे हो सकते हैं, मगर जो फेमस है मैं वो लिख रहा हूँ। एक है आर्सेनिक, एक है एंटीमनी और एक है कैडमियम। इनकी जब सल्फाइड बनाएंगे तो आर्सेनिक सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, सूत्र बनाना नहीं आता हो तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। इंटर के छात्र ज़रूर हो, मगर अगर नहीं आता है तो अपनी कमजोरी को स्वीकारो और सीख लो। आर्सेनिक सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, AS2S3। तो आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्व। एंटीमनी सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, Sb2S3। कैडमियम सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, CdS। इन तीनों सल्फाइडों के जो सॉल्व होते हैं वो कैसे होते हैं, ऋणात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, नेगेटिव कोलाइड होते हैं। तो हमने देखा धातुओं के सॉल्व हों, धातु सल्फाइडों के सॉल्व हों, ऋणात्मक प्रवृत्ति के हैं। यहाँ पर एक पॉइंट याद करिएगा, चारकोल जो होता है कार्बन का ही पार्ट है। चारकोल आगे डिटेल में बता देंगे अब आपको। चारकोल का जो सॉल्व है वह ऋणात्मक होता है। धुआं भी ऋणात्मक होता है। धुएं में बेसिकली होता है ना, कार्बन के कण होते हैं। तो कार्बन के कण जब वायु में वितरित होते हैं, या परिशुद्ध प्रावस्था सॉलिड है और परिक्षेपण माध्यम गैस है, या कार्बन के कण वायु में बिखरे हुए हैं, तो उससे बनता है धुआं। और धुआं कैसा कोलाइड है, याद रखिएगा, ऋणात्मक कोलाइड। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है ये, धुआं किस तरह का कोलाइड है, तो याद रखिएगा ये ऋणात्मक कोलाइड है। इसके अलावा आपको 3 चीज़ें और याद रखनी है, गोंद, एल्बुमिन और जिलेटिन। एल्बुमिन और जिलेटिन, ये तीनों के जो कोलाइड विलेन बनाएंगे, गोंद का अलग से, एल्बुमिन का अलग से, जिलेटिन का अलग से, तो ये तीनों के कोलाइड विलेन कैसे होते हैं, ऋणात्मक कोलाइड के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोगों को धनात्मक और ऋणात्मक कोलाइड के उदाहरण अच्छे तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन यहाँ पर पूरा हो गया, जिसमें हमने अवयवों की भौतिक अवस्था, या कहें तो अवयवों की प्रकृति, या फिर कहें तो अवयवों पर आवेश के आधार पर हमने उसको भागों में वर्गीकृत कर दिया। और उदाहरण सहित आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे तरह के वर्गीकरण की। देखो जो दूसरे तरह का वर्गीकरण है उसमें परिशुद्ध प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में जो लगने वाला बल है, उस बल के आधार पर हम कोलाइडी विलयनों को 2 भागों में बांटते हैं। अगर बल प्रबल लग रहा होगा तो हम बोलते हैं द्रव स्नेही कोलाइड, और बल अगर दुर्बल लग रहा होगा तो उसको हम बोलते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड को द्रव रागी कोलाइड भी कहते हैं, या लायोफिलिक कोलाइड भी कहते हैं, और द्रव विरोधी को हम द्रव विरागी कोलाइड या लायोफोबिक कोलाइड्स कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। या द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। या फिर द्रव रागी और द्रव विरागी कोलाइडों में क्या डिफरेंस है, स्पष्ट करो। या लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड्स में क्या डिफरेंस है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करो। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। लगभग हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो अब जो मैं यहाँ पर अगली टेबल बना रहा हूँ उसमें मैं द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड के गुणों को समझाते हुए उसके उदाहरणों को क्लियर करूँगा। उम्मीद है आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी, तो इसको आप फटाफट लिख लेंगे। अब हम बात करते हैं द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी कोलाइडों की। देखिए
बोर्ड का अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम उस टॉपिक को यहाँ पर ले रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम हम आपको बता चुके हैं, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। देखो ये क्वेश्चन अगर सेपरेट आता है, सेपरेट कैसा कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो, तो आप इन सभी चीज़ों को सीक्वेंस से लिख दीजिएगा। अगर द्रव विरोधी पूछा जाता है तो ये सीक्वेंस से लिख दीजिएगा। भाषा कैसे बनानी है मैं सिखा देता हूँ। और जब डिफरेंस पूछा जाता है तो इससे अच्छे डिफरेंस अब आपको और कहीं सीखने के लिए नहीं मिलेंगे। ध्यान से समझिएगा, मैं केवल हेडिंग्स पर बात करूँगा और डिफरेंस आपको अपनी भाषा में लिखना है। आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपको फटाफट चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण लेता हूँ और फिर उस उदाहरण को लेकर के हम सारी चीज़ें सीखते हैं, खुद सीख जाओगे आप। हमने सबसे पहले, आप सभी लोगों ने देखा होगा गोंद, सबके घरों में गोंद होगी। गोंद को आप क्या करिए, थोड़ा सा ज़मीन पर कहीं पे गिरा दीजिए, करके देखिएगा आप, और गिराने के बाद थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, तो आप देखोगे वो सूख जाएगी, गोंद सूख जाएगी ना। क्लियर हो गया। अब आप सूखी हुई गोंद में थोड़ा सा कटोरी में ले लीजिए वो सूखी हुई गोंद, और थोड़ा सा पानी मिलाइए और थोड़ा सा शेक करिए। आप देखोगे वो फिर से चिपचिपी हो जाएगी, मतलब फिर से उसमें क्या हो जाएगा, गोंद का गुण आ जाएगा। एग्जैक्टली नहीं होगा मगर हाँ चिपचिपापन तो आ ही जाएगा, मतलब गोंद बन जाएगी। ये चीज़ समझ में आ रही है? इतनी चीज़ मतलब कहने का ये है कि गोंद आपने ली, उसको आपने सुखा दिया, और सुखाने के बाद फिर से उसमें पानी डाला तो उसमें फिर चिपचिपापन आ गया, मतलब वो गोंद का विलयन फिर से तैयार हो गया। ये एक हो गया। अब दूसरा देखिए, हमने आपको दिया सल्फ़र का सॉल। सल्फ़र का सॉल का मतलब क्या हुआ, हमने पहले सल्फ़र को एथिल अल्कोहल में घोल दिया, फिर उस सल्फ़र और एथिल अल्कोहल के विलयन को हमने पानी में डाल दिया, फाइनली सल्फ़र का सॉल बन गया। किसी तरह से सल्फ़र उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया और वो जो सॉल है वो क्या बन गया, सल्फ़र का सॉल। हमने आपको बताया नहीं कि हमने कैसे बनाया, हमने तो केवल ये कहा कि ये सल्फ़र का सॉल ले लो और अपने घर पे रख दो, हम बाद में ले लेंगे आपसे। तो आपने क्या किया, एक गोंद लेके गए एक कटोरी में, और एक कटोरी में सल्फ़र का सॉल लेके गए, और आपने उस दोनों चीज़ों को, दोनों सॉल्ट्स को रख दिया अपने घर पर। और पता चला गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही थी, गोंद भी सूख गई और सल्फ़र सॉल भी सूख गया। सूख गया का मतलब क्या हुआ, सल्फ़र पाउडर के तौर पर वो बच गया कटोरी में, और वहाँ पे गोंद सूखी हुई पड़ी हुई कटोरी में। अब मैंने एक हफ्ते बाद आपसे बोला कि चलो मेरा सॉल भी वापस लेके आओ, गोंद वापस लेके आओ, तो आपने गोंद की कटोरी उठाई और देखा अरे ये तो सूख गया है। अब सर को बोलेंगे तो सर डांट लगाएंगे। तो आपने क्या काम किया, उसमें पानी मिलाया, थोड़ा शेक किया, पता लगा गोंद तो तैयार हो गई। आपने मुझे गोंद दे दिया, मैं समझ भी नहीं पाया कि ये गोंद वही है या कोई दूसरी है। मैंने आपको गोंद दे ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मैंने कहा चलो सल्फ़र का सॉल लेके आओ, तो आपने सोचा कि यार सल्फ़र तो नीचे सूख गया है, पाउडर के तौर पर डला हुआ है। उठाया आपने, पानी मिला दिया, पानी मिलाया, आपने देखा अरे ये तो सॉल में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने आपको तरीका थोड़ा ना बताया था। हमने ये थोड़ा ना बताया था कि आप पहले इसको एल्कोहल में घोलो फिर पानी मिलाओ। हमने तो आपको कह दिया था कि ये सल्फ़र सॉल है, ले जाओ। तो आपने कहा सल्फ़र सॉल में अगर हम, सल्फ़र सूख गया मतलब सल्फ़र पाउडर के तौर पे आ गया, अगर हम उसमें और पानी मिलाएं, केवल पानी मिला दें, तो हम देखेंगे अरे वो तो बन ही नहीं रहा है। बड़ी समस्या वाली बात आ गई। तो आप ऐसा समझो, गोंद में पानी मिलाने से वो फटाफट बन गया, मतलब गोंद मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था और पानी मतलब परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में जब बल ज़्यादा लगता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, तो उसको बोलते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। पानी गोंद को पसंद करता है, गोंद पानी को पसंद करती है, इसीलिए वो फटाफट एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं। और जो बल जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में ज़्यादा लगता है, तो उससे जो कोलाइडी विलयन हमारे तैयार होते हैं वह द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं। मतलब कहने का, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन शीघ्रता से बन जाते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बनाने की विधि पहला पॉइंट है, हम क्या लिखेंगे, द्रव स्नेही कोलाइड में परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच प्रबल आकर्षण बल होने की वजह से इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। और इन्हें आसानी से नहीं बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में प्रॉपर बल नहीं लग रहा है। इसलिए इनको बनाने के लिए हम विशेष विधि का उपयोग करते हैं। वो विशेष विधि कौन सी हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आसानी से बन जाती हैं, ये आसानी से नहीं बनती हैं। ये सामान्य विधियों से बना सकते हैं, इसको विशेष विधि से हमें बनाना पड़ता है। दूसरा देखो, स्थायित्व। आप खुद बताओ, थोड़ी देर के लिए सोचो। कहने का मतलब ये है कि एक सपोज दैट ये पेन है,
ये इस तरह से हमने कहा इसको ऐसे खड़ा कर दो हाथ पे, तो आप कहोगे तो खड़ा नहीं होगा, गिर जाएगा ना। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से सपोर्ट दे दिया, यहाँ से सपोर्ट दे दिया, मतलब चारों तरफ से सपोर्ट दे दिया। वो सपोर्ट पा करके वो पेन क्या रसा रहेगा, खड़ा रहेगा। सेम चीज़ यहाँ पर है, जो द्रव स्नेही कोलाइड है उस द्रव स्नेही कोलाइड को सपोर्ट किसने दे के रखा है, परिशुद्ध प्रावस्था जो है उसको सपोर्ट किसने दे के रखा है, परिक्षेपण माध्यम ने। क्यों, परिशुद्ध प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में क्या लग रहा था, प्रबल बल लग रहा था ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि द्रव स्नेही कोलाइड में परिशुद्ध प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच प्रबल बल कार्य करता है, जिस कारण इनका स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है। और इनमें परिशुद्ध प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के बीच में कोई बल नहीं लगता है, इसलिए इनका स्थायित्व क्या होता है, कमजोर होता है। मतलब कहने का ये है, आपके पेरेंट्स कहते हैं आप तो पढ़ो बाकी हम सब देख लेंगे, तो आपको सपोर्ट मिल रहा है इसलिए आप स्टेबल हो, आप स्थायी हैं। और आपके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको अपने हिसाब से पढ़ना नहीं करना है तो कुछ और करो। तो इसका मतलब अगर आपको सपोर्ट नहीं करे मिलेगा तो आपका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर परिशुद्ध प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच बल ज़्यादा है इसलिए स्थायित्व ज़्यादा है, यहाँ पर बल कम है इसलिए स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब उत्क्रमणीय, अभी देखो गोंद का विलयन सूख गया था, फिर पानी डाला तो फिर वापस आ गया, मतलब जो दोनों दिशाओं में हो रहा था, मतलब आसानी से बन भी रहा था और सूख भी रहा था। परिशुद्ध प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम को हम अलग भी कर सकते हैं और मिलाकर के जल्दी से उनको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस भी ला सकते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि ये द्रव स्नेही कोलाइड हैं ये उत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि द्रव स्नेही कोलाइड अगर हमारे पास है तो परिशुद्ध प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम को हम सेपरेट कर सकते हैं और फिर से उनको आपस में इंटरेक्ट करके दोबारा से कोलाइडी विलयन जल्दी से बना सकते हैं। तो ये उत्क्रमणीय है। और ये कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, या कहें तो उत्क्रमणीय नहीं होते हैं। क्यों, सल्फर सॉल एक बार सूख गया तो फिर आप उसमें पानी डाल करके सल्फर सॉल दोबारा से नहीं बना सकते हो, आपको कोई विशेष विधि लगानी पड़ेगी तब जा कर के वो सॉल तैयार होगा। तो ये कहलाता है उत्क्रमणीय सॉल। तो आपसे पूछा था उत्क्रमणीय सॉल क्या होते हैं, तो सीधा सा मतलब है द्रव स्नेही सॉल ही क्या कहलाते हैं, उत्क्रमणीय सॉल। और अनुत्क्रमणीय सॉल कौन से होते हैं, या इरिवर्सिबल सॉल कौन से होते हैं, तो जो लायोफोबिक सॉल्स होते हैं, जो द्रव विरोधी सॉल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल टाइप के होते हैं। अब श्यानता, श्यानता का मतलब ऐसा समझ लो गाढ़ापन समझ लो। अब आप बताओ गोंद का विलयन गाढ़ा होता है, नो डाउट देखा होगा, गोंद तो काफ़ी गाढ़ी होती है। तो इसका मतलब द्रव स्नेही जो सॉल हैं या जो द्रव स्नेही कोलाइड है उनकी श्यानता क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, परिशुद्ध प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में ज़्यादा बल लग रहा है इसलिए उनकी श्यानता ज़्यादा है। कहोगे ऐसा चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप ऐसा समझो, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए सोचो, आप जो हो वो थोड़े से समाज सेवी टाइप के लोग हो, ठीक है। मतलब आपका काम है कि कहीं पे बैठ जाते हो और बातें मारने लगते हो इधर की उधर की। तो आप बताओ जब ऐसी बातें मारोगे तो आपको घेरे हुए कौन लोग रहेंगे, कई सारे लोग घेर लेंगे, कहेंगे चलो यार यही तो है फालतू व्यक्ति, बातें मारता है, इसी के चारों ओर बैठ लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप के अंदर क्षमता है कि आप दूसरे लोगों को बांध सकते हैं तो आपके चारों ओर ढेर लगा रहेगा लोगों का। सेम चीज़ यहाँ है, परिशुद्ध प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में बल ज़्यादा लग रहा है तो परिक्षेपण माध्यम को परिशुद्ध प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम क्या करेगा, आकर के घेरे रहेगा। तो ऐसी स्थिति में वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गाढ़ापन उसमें आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, द्रव विरोधी कोलाइड में देखो, द्रव विरोधी कोलाइड में क्या होता है, प्रावस्था और माध्यम इनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। आप अपना गाना गाते चले जा रहे हो, किसी को कोई मतलब नहीं कि आप क्या गाना गा रहे हो। तो इसका मतलब द्रव विरोधी कोलाइड में प्रावस्था और माध्यम के बीच में बल नहीं लगता है या कम लगता है, इसकी वजह से इनकी श्यानता क्या होती है, कम होती है। द्रव विरोधी की श्यानता क्या होती है, कम होती है। सल्फर सॉल या जो भी फेरिक हाइड्रोक्साइड के सॉल वगैरह हैं, जो द्रव विरोधी टाइप के सॉल्स हैं, वो सब कैसे होते हैं, पतले होते हैं। मतलब उनमें कोलाइडी कण ना के बराबर होते हैं, थोड़े से होते हैं, माध्यम ही माध्यम होता है। और द्रव स्नेही कोलाइड में जितना हम परिशुद्ध प्रावस्था लेते हैं उसी हिसाब से हम लोग क्या ले लेते हैं, माध्यम ले लेते हैं। सीधा सा मतलब है कि द्रव स्नेही कोलाइड की श्यानता ज़्यादा होती है और द्रव विरोधी कोलाइड की श्यानता कम होती है। विलायकीकरण, विलायकीकरण का मतलब है विलायक के कणों का इकट्ठा होना, उसको बोलते हैं विलायकीकरण। जैसे गोंद में हमने पानी डाला तो गोंद के चारों ओर जल के अणु इकट्ठे होंगे और अणुओं की एक लेयर होगी, दूसरी लेयर होगी, तीसरी लेयर होगी, चौथी लेयर होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, विलायकीकरण। थोड़ी देर के लिए सोचो, जैसे सपोज दैट आप स्कूल गए और अचानक आपके स्कूल में अक्षय कुमार आ गया, हीरो का नाम जानते हो, अक्षय कुमार आ गया,
ग्राउंड में खड़ा हुआ है, तो आपने देखा उसको देखने वालों की भीड़ लग जाएगी। भीड़ लगने का मतलब है अक्षय कुमार आ गया तो पता चला एक गोला बन गया उसको देखने के लिए, अरे अक्षय कुमार ऐसा दिखता है। फिर पता चला और लोगों को पता चला अक्षय कुमार आ गया तो उसके पीछे एक और गोला बन गया देखने वालों का, और लोगों को पता चला उसके पीछे एक और गोला बन गया। तो मतलब अक्षय कुमार मतलब कोलाइडी कण, पहला गोला मतलब विलायक का एक लेयर, दूसरा लेयर मतलब दूसरा घेरा मतलब दूसरा लेयर, तीसरा लेयर मतलब तीसरा घेरा मतलब तीसरा लेयर। तो इस तरह से आप देखोगे अक्षय कुमार को देखने के लिए भीड़ उमड़ गई, मतलब गोले पे गोले बनते चले गए। मान लो ये अक्षय कुमार है तो उस पर पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ऐसे कईयों लेयर बन जाएंगी। तो आप बताओ उसका अक्षय कुमार का विलायकीकरण क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, मतलब कोलाइडी कण का विलायकीकरण क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अक्षय कुमार क्या था, सेलिब्रिटी थी, उसका आकर्षण बल था। किसके साथ आकर्षण बल था? जो जनता है उसके साथ उसका आकर्षण बल था। सपोज दैट अक्षय कुमार की जगह मान लो हम ही पहुंच गए, तो हमारा तो आकर्षण बल नहीं है, हमें तो कोई नहीं जानता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमें देखने वालों के लिए भीड़ नहीं लगेगी, 2-4-5 लोग आ जाएंगे जो थोड़े बहुत जानते होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो विलायकीकरण है वो द्रव्य स्नेही कोलाइडों में क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? तो वही कारण है कि जो द्रव्य स्नेही कोलाइड होते हैं उसमें प्रावस्था और माध्यम के बीच में आकर्षण बल होता है, जिसके कारण द्रव्य स्नेही कोलाइडी कणों के चारों ओर विलायकों की लेयर बनती चली जाती है, क्योंकि आकर्षण बल है, इसलिए इनका विलायकीकरण ज़्यादा होता है और द्रव्य विरोधी कोलाइड का विलायकीकरण क्या होता है, कम होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए दृश्यता। अब आप बताओ अक्षय कुमार बीच में, उसके चारों लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर आ गई है लोगों की। अब मान लो आप लोगों ने पहले ही अक्षय कुमार को घेर लिया, 15 लेयर बना ली। अब मान लो 15 लेयर के पीछे साइड में कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, अगर उसको लग रहा है कि हम अक्षय कुमार को देख लें तो क्या देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। कारण क्या है? वो जैसे देखेगा तो उसको क्या दिखेगी, भीड़ दिखेगी। भीड़ के बीच में केंद्र में कौन है, अक्षय कुमार, उसको वो दिखाई नहीं देगा। सेम चीज़ यहाँ है, जो द्रव्य स्नेही कोलाइड है उसमें विलायकीकरण ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी दृश्यता क्या होती है, कम होती है। इसको हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख नहीं पाते हैं, या देखते हैं तो बड़ी कठिनाइता से हम देख पाते हैं। इसकी दृश्यता क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि विलायकीकरण ज़्यादा होता है। विलायकीकरण क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ पर क्या है, व्यक्ति अकेला है, घूम रहा है मैदान में, कोई भी देखना चाहे देख लेगा, क्योंकि इसमें विलायकीकरण तो क्या है, कम है। तो द्रव विरोधी कोलाइडों की दृश्यता क्या होती है, ज़्यादा होती है। इनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम बड़े आसानी से देख लेते हैं, इसको नहीं देख पाते हैं। तो ये दृश्यता हो गई। अब दृश्यता के बाद आइए अगला है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव में आप ऐसा समझ लीजिए, कोई भी हमारे पास लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है तो उसकी पृष्ठ पर एक बल लगता है जिसको हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव। मतलब लिक्विड है, उसकी जो सतह है उसकी एकांक क्षेत्रफल पर जो भी बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा तो हम बता दे रहे हैं, सरफेस टेंशन। तो आप केवल इतना समझ लो कि जब भी हम कोई पदार्थ मिलाते हैं, जल में कोई पदार्थ मिलाते हैं तो सामान्य तौर पर उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। सामान्य तौर पर देखो, कभी कभी बढ़ भी जाता है, बढ़ेगा कब वो हम बाद में बताएंगे। अभी केवल इतना समझ लो कि सामान्य तौर पर हम कोई पदार्थ मिलाते हैं जल में तो उसका सरफेस टेंशन घट जाता है। जैसे पानी में साबुन को घोलो तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। आप कुल्ला करते हो, मंजन करते हो, तो मंजन से पानी जब कुल्ला करते हो तो उससे भी पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है। पानी को गर्म करने से भी पृष्ठ तनाव में फ़र्क पड़ता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। अब आप बताओ, द्रव्य स्नेही कोलाइड जब आप बनाओगे तो पदार्थ क्या होगा, ज़्यादा घुलेगा ना, क्योंकि द्रव्य स्नेही कोलाइड में पदार्थ ज़्यादा क्यों घुलेगा, या ज़्यादा परिशुद्ध प्रावस्था क्यों यूज़ होगी, क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल है। जहाँ आकर्षण बल है वहीं तो जाएगा। जैसे मान लो आपके मामा हैं, वो आपको ज़्यादा पूछते हैं तो आप मामा के यहाँ भागे भागे जाओगे, और आपके मामा ऐसे हैं आपको पता ही नहीं रहता है कि कौन हो, कैसे हो, कहाँ के हो, आगे होगे। तो जब आपके मामा का आपसे अट्रैक्शन नहीं है तो आप जाना वहाँ पसंद नहीं करोगे। यहाँ द्रव्य स्नेही कोलाइड है। द्रव्य स्नेही कोलाइड का मतलब है कि जो कण है और जो माध्यम है उनके बीच में आकर्षण बल क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा कण घुलते हैं। जब ज़्यादा कण घुलते हैं तो इसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है। तो जो द्रव्य स्नेही कोलाइड होते हैं उनका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, ज़्यादा घट जाता है। और द्रव्य विरोधी में थोड़े से कण घुलते हैं तो पृष्ठ तनाव घटता तो है, मगर परिक्षेपण माध्यम के जैसा रहता है। जैसे जल का पृष्ठ तनाव मान लो 100 है, तो द्रव विरोधी कोलाइड में उसका पृष्ठ तनाव 99 हो जाएगा, घटेगा, मगर लगभग कितना रहेगा, 100 रहेगा। मगर यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर 100 था तो यहाँ घट के मान लो 75 हो गया, 70 हो गया, 65 हो गया, 40 हो गया। तो यहाँ पर
पृष्ठ तनाव घट जाता है। द्रव स्नेही कोलाइडों का जो पृष्ठ तनाव है वो परिक्षेपण माध्यम की तुलना में घट जाता है, और द्रव विरोधी कोलाइडों में जो पृष्ठ तनाव होता है उसका जो पृष्ठ तनाव है वो परिक्षेपण माध्यम के लगभग कैसा होता है, बराबर होता है। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को आप धीमे धीमे करके सुन लीजिए और लिख लीजिएगा। क्या लिखना है, परिक्षिप्त प्रावस्था में द्रव स्नेही कोलाइडों में पृष्ठ तनाव का मान परिक्षेपण माध्यम के लगभग परिक्षेपण माध्यम से बहुत कम होता है, परिक्षेपण माध्यम की तुलना में कम हो जाता है। और यहाँ क्या लिखेंगे, द्रव विरोधी कोलाइडों में पृष्ठ तनाव का मान परिक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव के लगभग बराबर होता है। अब आइए आवेश पर, तो यहाँ रखिए इस पर आवेश क्या होता है, 0, और इस पर आवेश कुछ ना कुछ होता है। अब आवेश धनावेश भी हो सकता है, ऋणावेश भी हो सकता है। अभी भी बताया कि धनावेशित कोलाइड होते हैं, ऋणावेशित कोलाइड होते हैं। तो जनरली जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं उनमें आवेश का मान 0 होता है और इन पर आवेश होता है। इनका आवेश pH पर निर्भर नहीं करता है और इनका आवेश pH पर निर्भर करता है। क्लियर है? तो आवेश के बारे में आप pH को नहीं लिखना नहीं चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप केवल इतना लिख सकते हो कि द्रव स्नेही कोलाइडों में सामान्य तौर पर कोलाइडी कणों पर कोई आवेश नहीं होता है और यहाँ पर आवेशित कण पाए जाते हैं। वो धनावेशित भी हो सकते हैं और ऋणावेशित भी हो सकते हैं। अब आइए विद्युत क्षेत्र का प्रभाव। अब आप बताओगे जब आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या उनके कण गति करेंगे? नहीं करेंगे। तो हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र लगाने पर द्रव स्नेही कोलाइडों में कोई भी प्रकार की गति नहीं होती है। और यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लो वो धनावेशित कण है तो वो ऋण प्लेट की तरफ जाएगा, और अगर वो धनावेशित कण की जगह ऋणावेशित कण है तो वो कहाँ पर गति करेगा? धन प्लेट की तरफ गति करेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि द्रव स्नेही कोलाइडों में कणों पर आवेश नहीं होता है, जिसकी वजह से वे विद्युत क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गति नहीं करते हैं। और द्रव विरोधी कोलाइडों में आवेशित कण पाए जाते हैं। मान लो यदि वो धनावेशित कण है तो वो ऋण प्लेट की तरफ गति करे विद्युत क्षेत्र लगाने पर, और यदि वो खुद ऋणावेशित कण है तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर वो धन प्लेट की तरफ गति करते हैं। ये भी एक डिफरेंस उनमें देखा जाता है। अब है उदाहरण में देखो, गोंद, एल्बुमिन, जिलेटिन, गोंद, एल्बुमिन, जिलेटिन, ये सारे के सारे उदाहरण हैं किसके? द्रव स्नेही के। और द्रव विरोधी के कौन है? सल्फर सॉल, गोल्ड सॉल, आर्सेनिक सॉल, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल, सब पढ़े हैं ना? कौन कौन से? सल्फर सॉल, गोल्ड सॉल, प्लेटिनम सॉल, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल, ऐसे और भी बहुत सारे सॉल होते हैं। ये सब किसके उदाहरण हैं? द्रव विरोधी के। द्रव स्नेही क्लोराइड के कौन से उदाहरण हैं? गोंद, एल्बुमिन और जिलेटिन। ये किसके उदाहरण हो गए? द्रव स्नेही के उदाहरण हो गए। तो इनको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा और लिख करके आप टेलीग्राम ग्रुप पर आंसर भेजिएगा। मगर पहले लिखिएगा और लिखने से पहले वीडियो को अच्छे से देखिए और जो मैं बोलता हूँ उसी को लिख लीजिए। वो बहुत सिंपलेस्ट जो वर्डिंग है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ और उम्मीद है कि अगर आप अच्छे से इसको करोगे तो कभी भूलोगे नहीं। इंटर रिलेट करना सीखिए एक चीज़ से। अब हमने गोंद का उदाहरण लिया, उससे मैंने कई चीज़ें ले ली, समझ में आया ना? तो इस तरह से इंटर रिलेट अगर आप करोगे तो कभी भूलोगे नहीं। तो इस तरह से आप अच्छे से इसको करोगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करिए, अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर भेजिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।